हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएस। केजीएस में आप सबका बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग 71वीं बीपीएससी में जो सामान्य हिंदी का पेपर है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है, इसमें शामिल हुए हैं, उनका ये पेपर अच्छा गया होगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें केवल पास होना है, इसके मार्क्स हमारे अंतिम रिजल्ट में नहीं जुड़ते। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम क्वालिफाइंग पेपर में पास करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें कोई गलती कर बैठें। तो एक अंदाजा हमें लगना चाहिए, और खासकर जिन्होंने दिया है उनके लिए तो है ही, लेकिन जो अगली बार बीपीएससी की परीक्षा में 72वीं में और उसके आगे जो शामिल होंगे मुख्य परीक्षा में, उनके लिए भी यह सेशन समान रूप से उपयोगी हो सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, एक बार पेपर देखते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। पेपर में पहला जो है वो है आपका निबंध है। हर बार की तरह 500 शब्दों में निबंध लिखना है और 3 निबंध दिए गए हैं, ठीक है ना। 500 शब्दों का मतलब है कि कोई 50 आप मान के चले लाइंस, है ना, क्योंकि एक लाइन में, एक पंक्ति में सामान्यतः 10 शब्द होते हैं, तो 50 आप मान के चल सकते हैं। जो 3 शीर्षक दिए गए हैं निबंध के, उसमें एक है साइबर अपराध, एक जटिल और बढ़ती समस्या। तो साइबर अपराध पे है, जो कॉमन है, कई बार हमने भी क्लास में कराया है, जो हम लोगों ने पेपर दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसमें भी आया था, वो भी आया था। और ये तीनों के तीनों लगे। राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध नैतिक चिंताएं, ठीक है ना, कि एआई से मॉरली क्या खतरा है, हमारे मॉरल लाइफ को क्या संकट आ रही है। तो पहला तो ये है निबंध। दूसरा जो है प्रश्न, वो है आपका 1/3 शब्दों में सार यानी कि संक्षेपण लिखना है, और दूसरा उपयुक्त शीर्षक देना है, ठीक है ना। तो ये है तीसरा जो प्रश्न है। पहले एक बार हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं और फिर एक एक करके उसके आंसर्स पर भी बातचीत करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियों पे है। इनमें से 5 के अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयुक्त करना है, जो हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ये दिए गए हैं लोकोक्तियां, मुहावरे। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें शब्द जो दिए गए हैं उसके 2-2 पर्यायवाची लिखना है, पर्यायवाची सिनोनिम्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें किन्हीं 5 शब्दों के विलोम लिखने हैं, ठीक है ना। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाएं। अथवा दूसरा जो है कारक की परिभाषा दीजिए और उसके भेदों को समझाइए। तो व्याकरण से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शन भी है अथवा करके, या तो ये लिखे या तो ये लिखे। सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। 5 शब्दों के संधि विच्छेद लिखें, ठीक है ना। ये शब्द दिए गए हैं तो संधि विच्छेद पर है। और फिर एक प्रश्न और दे दिया है व्याकरण से, क्रिया की परिभाषा और उसके भेदों को स्पष्ट करिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 है वाक्यों को शुद्ध करिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध। तो ये 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, जो टोटल हमारा 100 मार्क्स का है। 3 घंटे का समय है, इसमें बड़े आसानी से हो सकता है। चलिए तो एक एक करके हम लोग जरा बात करते हैं इस पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निबंध को, ठीक है ना। तो निबंध पूछा, पहला निबंध पूछा है, जरा देखिए, एक एक आपको आइडिया देता हूं मैं थोड़ा कैसे करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। निबंध पूछा है साइबर अपराध एक जटिल और बढ़ती समस्या, है ना। साइबर अपराध एक जटिल और बढ़ती समस्या, एक जटिल और बढ़ती समस्या। देखिए ये तो एक बड़ा सामान्य सा है निबंध, जो जिसके अनुमान भी हम लगाते रहे हैं, क्योंकि आज साइबर अपराध जो है बिल्कुल अपने चरम पे है। साइबर अपराध को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है,
और हमारे देश में एक अलग समस्या आ गई है साइबर अपराध को लेकर। तो साइबर अपराध पर सवाल पूछा जाना बहुत स्वाभाविक है। इसमें निबंध के लिए हमने कहा था कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। निबंध के लिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा मैं व्हाइट कलर ले लूं। निबंध के लिए मैंने कहा था आपको कि सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो शीर्षक है उसको समझना है ना। शीर्षक को समझना इसलिए क्योंकि उसके क्या क्या दायरे हो सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां देखें तो यहां दो बातें कही जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि साइबर अपराध, है ना। तो साइबर अपराध पर लिखने से पहले साइबर अपराध क्या है, पहले हम इसका लेंगे कि साइबर अपराध क्या है। लेकिन साइबर अपराध लिखने से पहले हम थोड़ा यह भी बता दें कि जो आज डिजिटल दुनिया है, उस डिजिटल दुनिया या डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया को कैसे बदला है, दुनिया को कैसे बदला है, ये इसमें हम लोग लिखेंगे। पहले बात तो ये कि डिजिटल क्रांति ने किस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि वो एक पूरे के पूरे, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया जो है आज डिजिटल क्रांति के जरिए आपस में जुड़ गई है और डिजिटल क्रांति ने हमारे पूरे जीवन को बदल के रख दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती उभर कर आई है साइबर क्राइम की। कई तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं और सरकार इस पर तमाम प्रयास कर रही है, फिर भी साइबर क्राइम पर रोक नहीं ले पा रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, इस पर बात करनी है। और फिर कैसे ये जटिल है, एक दूसरी बात कही जा रही है जटिल, और फिर ये समस्या इसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती समस्या, ठीक है ना। तो ये तीन चीजों पर हमें लिखना है कि साइबर अपराध क्या है, इसकी जटिलता क्या है और कैसे ये बढ़ रही है। दूसरा हमने आपसे कहा था कि जो हमारा लिखने का तरीका होता है वो यही है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम परिचय देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि डिजिटल क्रांति डिजिटल क्रांति डिजिटल क्रांति का वैश्विक प्रभाव, डिजिटल क्रांति का वैश्विक प्रभाव, ठीक है ना। किंतु साइबर क्राइम की चुनौतियां, साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध की चुनौतियां, ये हम बताएंगे इसमें। साइबर अपराध की चुनौतियां, ठीक है ना। साइबर अपराध की चुनौतियां कैसे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और इसका एक भौगोलिक विस्तार हुआ है, ये केवल भारत तक सीमित नहीं है। भौगोलिक विस्तार यानी कि भारत से लेकर पूरी दुनिया तक, भारत से विश्व तक। इस पर रोकथाम के प्रयास, किंतु अपेक्षित सफलता नहीं। ये सारे बातें हम इंट्रोडक्शन में देंगे, किंतु अपेक्षित सफलता अभी नहीं मिल पाई। तो ये एक हम प्रस्तावना दे देंगे। उसके बाद हम इसमें तब आएंगे प्रस्तावना के बाद कि अब क्या क्या इसमें हो रहा है, कैसे साइबर क्राइम जो है, तकनीक जो है, एक दोधारी तलवार बन गई है ना। इसको भी हम लोग दे देंगे, एक दोधारी तलवार है तकनीक जो है। कोई भी तकनीक एक दोधारी तलवार है, यानी कि वो वरदान है तो अभिशाप भी है। तो एक दोधारी तलवार की तरह इसकी भूमिका। अब हम दूसरे पॉइंट जो है मुख्य भाग, अब मुख्य भाग में हम दे देंगे कि साइबर क्राइम क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या है, यानी कि साइबर अपराध और
उसका स्वरूप क्या है। तो साइबर क्राइम के बारे में आप सब जानते हैं कि साइबर क्राइम जो है आज एक बड़ी चुनौती बन के उभरा है। एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि किसी भी डिजिटल माध्यम का उपयोग करके जो भी अवैध गतिविधियां की जाती हैं उसको साइबर क्राइम कहते हैं, और उसके कई तरह के साधन हैं जो जिसमें कि हैकिंग है, फिशिंग है, साइबर बुलिंग है, आइडेंटिटी पहचान की चोरी है ना, डिजिटल चोरी जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसमें कि किसी के तमाम पासवर्ड और उसके सारे जितने भी इस तरह से जो गुप्त गोपनीय सूचनाएं हैं वो सब गायब की जाती हैं, कर ली जाती हैं, उसके जरिए क्राइम किया जाता है। ऑनलाइन जो है वो वित्तीय धोखाधड़ी है। वो आपने देखा होगा कि कई बार ओटीपी मंगा के किया जा रहा है। और साइबर अपराध होने के कारण क्या है कि लोग अभी उतने अवेयर नहीं है उसके बारे में, उसकी जो गोपनीयता बरतनी चाहिए वो नहीं बरत पा रहे हैं, तकनीक से उतने अभी वाकिफ नहीं है, जागरूक नहीं है। कई बार पासवर्ड और वाईफाई को लेकर उतने सजग सचेत नहीं है और इसलिए वो गलतियां कर बैठते हैं और साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं। तो ये सारा साइबर अपराध क्या है और उसका स्वरूप क्या है ना, उसके कितने सारे जितने भी विभिन्न प्रकार के जो मैंने आपको बताए कि हैकिंग है, फिशिंग है, या थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी है ना, बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को डराना धमकाना उसको कहते हैं साइबर बुलिंग। तो जितने भी ऐसे साधन हैं उनके बारे में हम बताएंगे और फिर बताएंगे उसके कारण क्या है। अपराध के कारण, फिर अपराध पर रोकथाम के कैसे प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, उसका स्वरूप कैसा है, भौगोलिक है, पूरे विश्व स्तर पर उसका कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है ये, क्योंकि साइबर क्राइम कहीं से भी किया जा सकता है, दुनिया किसी कोने में बैठ के किया जा सकता है। इसीलिए वो कोई एक जगह का मसला नहीं है, बल्कि वो कहीं से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो साइबर अपराध के कई तरह के उसके प्रयास हैं, कई तरह के उसका तरीका है। तो क्या करना चाहिए हमें, अपराध पर रोकथाम के प्रयास कैसे कैसे किया जा रहा है, कानूनी ढांचा जो बनाया जा रहा है, आईटी एक्ट बनाए जा रहे हैं सरकार ने जो भी, वो सारा इसमें बता देंगे और उसके बाद हम दे देंगे एक निष्कर्ष, ठीक है ना। निष्कर्ष में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ना। इसको डिजिटल क्रांति या डिजिटल क्रांति उसके लाभ, उसके लाभों का संतुलित प्रयोग और जागरूकता की आवश्यकता, ठीक है ना, जागरूकता की आवश्यकता भी है। इसके साथ साथ हम लोग एक सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण की आवश्यकता, स्पेस निर्माण की आवश्यकता। तो ऐसे करके हमें निबंध को इसको हमें पूरा करना है, ठीक है ना। तो इस निबंध को हमें इस तरीके से इसके विभिन्न पक्षों को दिखाते हुए हमें इसमें करने की जरूरत है। दूसरा जो निबंध है, देखिए दूसरा निबंध जो है वो है राष्ट्र निर्माण, क्या था, दूसरा जो निबंध है वो है राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका। अब देखिए जरा, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका दूसरा निबंध है।
राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका। तो इसमें सबसे पहले हमें अगर देखा जाए तो हम इसमें समझ में आ रहा है दो बातें हैं, एक राष्ट्र निर्माण और उसमें युवा पीढ़ी की भूमिका स्पष्ट है, कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्रस्तावना में सबसे पहले तो ये हम इस बात का जिक्र कर देंगे कि राष्ट्र निर्माण क्या है ना। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का निर्माण का मतलब ये नहीं होता कि राष्ट्र में बिल्डिंग बन जाए, सड़कें बन जाए, इमारतें बन जाए, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है कि राष्ट्र में सामाजिक सांस्कृतिक एकता हो, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, सब लोग परस्पर जुड़े रहें और उसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक सभी तरह से उसका विकास हो ताकि उसका लाभ सभी को मिल सके और राष्ट्र मजबूती से आगे बढ़ सके। और यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कोई एक टाइम की नहीं है कि 1947 में राष्ट्र निर्माण हो गया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, आज भी हम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम थोड़े पिछड़े भी हैं। अगर हमारे पूर्वी एशियाई देशों को देखा जाए, जापान, चाइना, तो हमसे आगे हो गए। हमारे समय के ही वो भी आजाद हुए देश हैं, लेकिन वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आगे हो गए। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसमें हम राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, अखंडता, विकास, और विकास का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह के विकास, लोगों में परस्पर एकता, समन्वय, सांप्रदायिक समन्वय की भावना, ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत हो। अगर इस दृष्टिकोण से हम लोग देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसमें युवा पीढ़ी की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो राष्ट्र रूपी जो गाड़ी है उसका इंजन है युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी में जोश है, उत्साह है, इनोवेशन है, युवा पीढ़ी में सक्रियता है, युवा पीढ़ी में सोच है, युवा पीढ़ी के पास एक दृष्टिकोण है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अपेक्षा की जाती है कि उसकी युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो जनसांख्यिकीय लाभांश है युवा पीढ़ी, ऊर्जा शक्ति है। तो हम इस बात की बात कर देंगे कि राष्ट्र निर्माण क्या है पहले, उसके बाद युवा पीढ़ी, युवा पीढ़ी की भूमिका। किंतु युवा पीढ़ी में थोड़ा सा भटकाव, इसका भी हम यहां जिक्र कर देंगे। युवा पीढ़ी में थोड़ा भटकाव, किंतु थोड़ा भटकाव। अतः राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास हेतु युवा पीढ़ी को संतुलित और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता, ये हम दे देंगे। इस भूमिका में हम इस बात का जिक्र कर देंगे कि राष्ट्र निर्माण में किस तरीके से ये युवा पीढ़ी की सक्रियता जरूरी है। अब कि कैसे अब इसमें हम लोग इसमें अब इस बात का जिक्र करेंगे कि थोड़ा सा विवेकानंद के स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 100 ऊर्जावान युवक दो और मैं भारत को बदल दूंगा। ऐसे कोटेशन वगैरह भी हम लोग डाल सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग विवेकानंद को कोट भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को कोट कर सकते हैं हम लोग। और मैंने तो पहले भी कहा है कि कोई कोट से अगर स्टार्ट करें अपने निबंध को तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
तो दूसरा हो गया आपका मुख्य भाग, और मुख्य भाग में जिक्र करेंगे कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलती है। इस बात से शुरुआत करेंगे थोड़ा विस्तार में कि राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलू, राष्ट्र निर्माण के विविध पक्ष, इसका हम लोग जिक्र कर देंगे। विविध पक्ष, किस तरीके से राष्ट्र निर्माण के विविध पक्ष जो हैं उसको हम लोग पहले बता देंगे। उसके बाद उसके बाद तब युवाओं का, युवा जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का वाहक है। सर्वाधिक ऊर्जावान पीढ़ी, जो नवाचार और परिवर्तन करती है। सर्वाधिक ऊर्जावान पीढ़ी जो नवाचार और परिवर्तन करती है। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में भूमिका, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण भूमिका, राजनीतिक जागरूकता और लोकतंत्र की सुरक्षा में युवा पीढ़ी कैसे चुनाव में सक्रिय भूमिका और युवा नेतृत्व जो इसको आगे बढ़ाती है ना। इसी ढंग से हम लोग इसमें ये भी दे सकते हैं कि आर्थिक विकास में योगदान, आर्थिक विकास में योगदान, देश की सुरक्षा, सेना पुलिस में युवा पीढ़ी, ठीक है ना। इन सब का हम लोग जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बता देंगे चुनौतियां क्या है। ठीक है ना। ये लिख देने के बाद अब हम दे देंगे कि चुनौतियां क्या है। थोड़ी चुनौतियां भी हम लोग बता देंगे। तो चुनौतियां है कि युवा पीढ़ी की दिशा भटकाव है ना। प्रतिभा पलायन है, दिशा भटकाव जैसे कि नशा हो गया, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ी बढ़ रही है, नशा है, ठीक है ना। या फिर जो सांप्रदायिकता है, देश में कहीं भी कुछ भी होता है तो उसमें युवा पीढ़ी रहती है। पुराने जमाने के लोग कहते हैं कि आज की पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी जेन जी, ये बिल्कुल दिग्भ्रमित है, बेहोश है, इसमें शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं,
भ्रमित है। लेकिन देश में चाहे सेना में हो या देश के आंतरिक मामलों में जो लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, कौन मर रहा है, कौन लड़ रहा है? युवा पीढ़ी लड़ रही है। तो युवा पीढ़ी का भटकाव है, युवा पीढ़ी की ऊर्जा में कोई कमी नहीं। प्रतिभा पलायन हो रहा है ना, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है युवाओं का भटकाकर, राजनीतिक दुरुपयोग। और एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं जिससे युवा पीढ़ी भटक भटक जाती है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या इसमें दे देंगे, निष्कर्ष क्या दे देंगे? कि युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी केवल ऊर्जा अथवा शक्ति नहीं, बल्कि भविष्य के राष्ट्र की नींव है। बल्कि भविष्य का राष्ट्र कैसा होगा उसकी नींव है युवा शक्ति, है ना? तो उसको युवाओं को सही दिशा, अवसर और नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। युवाओं को युवाओं को सही दिशा युवाओं को सही दिशा और युवाओं को सही दिशा मार्गदर्शन और राष्ट्र से जोड़ने के लिए प्रेरित करना और उनको उनको उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार देकर उनको सक्रिय देश के निर्माण में, पॉजिटिव निर्माण में लगाना, है ना? पॉजिटिव निर्माण में उनको लगाना। ठीक है ना? तो अवसर देना, उनको नैतिक शिक्षा देना, समुचित अवसर, और नैतिक शिक्षा के साथ आगे बढ़ाना, इसकी आवश्यकता है। ये हम इसमें लिख सकते। ठीक है ना? तो ये टॉपिक इसमें है। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है, अगर हम लोग देखें तो तीसरा टॉपिक दिया है, तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध नैतिक चिंताएं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध नैतिक चिंताएं। नंबर 3, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध नहीं, संबद्ध यानी कि जुड़ाव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध नैतिक चिंताएं। नैतिक चिंताएं यानी क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, जो एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रस्तावना में हम इस बात का जिक्र करेंगे कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई
वर्तमान जीवन का एक यथार्थ, एक वर्तमान जीवन का यथार्थ, अब इससे हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते। किंतु किंतु नहीं, किंतु अभी नहीं, बता देंगे। यह एक तकनीक भर नहीं है, यह केवल एक तकनीक नहीं, इसको तकनीक ना समझा जाए। यह केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि मानवीय जीवन को कैसे संवेदना के स्तर पर, यह केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन को संवेदना के स्तर पर प्रभावित कर रही है। इसने प्रभावित किया है, ठीक है ना। यह केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि मानवीय जीवन को संवेदना के स्तर पर प्रभावित किया है। किंतु सवाल उठता है, किंतु एक सवाल उठता है कि मशीनें, किंतु एआई मनुष्य की तरह सोच तो सकती है, पर क्या वह महसूस कर सकती है? सोच और अनुभूति महसूस करना। किंतु एआई मनुष्य की तरह सोच तो सकती है, पर क्या वह महसूस की तरह सोच तो सकती है, पर क्या वह महसूस कर सकती है? नहीं। और इसीलिए इसीलिए मानवीय जीवन को बचाए रखने में मानवीय मूल्यों, आदर्श और नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका लेकिन आज आज संकट की स्थिति है। आज आज यह आज आज इस तकनीक ने, या आज कह सकते हैं कि आज इसने आज आज इस तकनीकी शक्ति आज इस तकनीकी शक्ति और मानवीय मूल्यों में विभिन्न कई स्तरों पर टकराव की स्थिति, कई स्तरों पर टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। कई स्तरों पर टकराव की स्थिति आज है। हम लोग देख रहे हैं, डेटा चोरी हो रहा है, लोगों की निजता पर हमला हो रहा है, जो हमारी बौद्धिकता है, जो हमारी खोज है, उसको एआई के जरिए चुरा लिया जा रहा है ना। आज कई तरीके से ऐसी गड़बड़ियां, फोटो में चेंज, विचारों में चेंज, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में चेंज, एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया निर्मित की जा रही है जो एक बहुत ही संकट की स्थिति पैदा कर सकती है। क्योंकि जिस भी विकास में नैतिकता नहीं है, मूल्य नहीं है, वो विकास घातक होगा ही होगा। आज एआई हमारे जीवन का यथार्थ है, सच है। एआई ने हमारे जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया, हमारे काम को, हमारी क्षमता को, हमारी शक्ति को बढ़ा दिया है।
लेकिन इसने जिस तरीके से मानवीय चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित किया है वो भी एक संकट का विषय है और वही इसमें दिखाना है। तो प्रस्तावना में हम ये सारी चीजें दिखा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देंगे हम लोग मुख्य भाग में कि दूसरी बात अब हम लोग देंगे मुख्य भाग में कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, एआई का उद्देश्य और वर्तमान स्वरूप, इसका हम पहले जिक्र कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम जिक्र कर देंगे मशीन और मानव में संघर्ष, ये प्राचीन है, आज का नया नहीं है। फिर नैतिक चिंताओं का हम जिक्र कर देंगे। नैतिक चिंताएं क्या है? गोपनीय डेटा की चोरी, निजता पर प्रहार, भेदभाव और पक्षपात। ये एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई तरीके से विचारों को प्रभावित कर सकता है। एआई क्या एक प्रोग्राम नहीं है। रोजगार संकट भी है, नैतिक समस्याएं। फिर यह भी कहा जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उत्तरदायित्व विहीन है ये, कोई जिम्मेवारी नहीं, उत्तरदायित्व विहीन व्यवस्था है, उत्तरदायित्व विहीन तकनीक। कौन इसका उत्तरदायित्व लेगा? कोई नहीं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपत्ति है, बौद्धिक संपदा की चोरी हो रही है। कोई भी काम किया है एआई खोज के निकाल देता है, किसी भी काम को आपके लिए उपलब्ध करा देता है। मानवीय गरिमा और स्वायत्तता का संकट, मानवीय गरिमा और स्वायत्तता का संकट है। आज कुछ भी स्वायत्तता आज आपके ऊपर पूरी तरह से प्रभावी है। मानवीय गरिमा जो है वो खतरे में है, डिग्निटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। मशीनें हमारे निर्णयों को नियंत्रित कर रही है, जैसे सोशल मीडिया मैनिपुलेशन है। आप एआई पे जो डाल दीजिए, जैसा आदेश कर दीजिए, सब कुछ आपको अपने हिसाब से दे देगा। कुछ भी अगर मैं लिख दूं, बल्कि मैंने टेस्ट भी किया है, किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर एआई में आपके बारे में डाला तो बड़ा अच्छा लिखा, और हमने कंपेयर भी किया दूसरे शिक्षकों से, तो उसने आपके बारे में ऐसा बताया, और ऐसी बातें बताया जहां तहां मेरे बारे में जो छात्रों ने कहा है, वेबसाइट्स पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से मेरे बारे में बड़ी अंदर की बातें उसने बताई कि क्लास में ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं। जब मैंने खुद डालकर देखा कि क्या है, अजय अनुराग कैसे अच्छे शिक्षक हैं, तो मेरे बारे में कितनी सारी बातें। तो ऐसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी के बारे में लांछन आप डाल दीजिए कि फलना की प्रेम कहानी, वो आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रेम कहानी सुना देगा कि इनके साथ प्रेम है और ये है और वो है, कुछ ना कुछ जहां तहां की सुनी सुनाई बातें आपको दे देगा। किसी को भी बदनाम करना, किसी को भी कुछ करना, ये एक बहुत ही संकट की स्थिति इसमें है। तो मानवीय अस्तित्व खतरे में है।
डीप फेक आप लोग देख ही रहे हैं, डीप फेक के जरिए कैसे हो रहा, एल्गोरिदम पे सारा काम हो रहा है। तो मानव केंद्रित हो, इसका सॉल्यूशन क्या हो, समाधान क्या है नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए? मानव केंद्रित एआई, मानव केंद्रित एआई इस पर उचित नियंत्रण, एक नियंत्रण भी हो इस पर, है ना, इस पर उचित नियंत्रण भी किया जाए। नैतिक नियमों का, नैतिक, इसको नैतिक नियमों, नैतिक नियमों के अधीन लाया जाए ताकि किसी को बदनाम ना करे। नैतिक नियमों के अधीन इसको लाया जाए। समावेशी विकास के अनुकूल बनाया जाए। तो ये सारी बातें इसमें आपको लिखनी थी। और अंत में हम लोग दे देंगे निष्कर्ष, अंत में हम निष्कर्ष दे देंगे कि यह एक साधन है। हम लोग निष्कर्ष दे देंगे कि एआई क्या है, एआई तकनीक एक साधन, साध्य यानी कि लक्ष्य नहीं, गोल नहीं है। ये एआई तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। मानवीय गरिमा और नैतिकता को प्रतिस्थापित ना करे, रिप्लेस ना करे। प्रतिस्थापित ना करे, है ना, मानवीय गरिमा और नैतिकता को प्रतिस्थापित ना करे। तकनीक और नैतिकता का सहअस्तित्व इसमें रहे। नैतिकता का सहअस्तित्व रहना चाहिए, वरना वो विकास बाद में फिर खतरनाक हो जाएगा, वरदान है अभिशाप बन जाएगा। इसका हम लोग इस तरीके से हम लोग इसका जिक्र करें। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको निबंध लिखना था, सामान्य तरीके से जो आपको बताया गया है कि कैसे आप विषय को थोड़ा सा समझते हुए किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का जो तकनीक हमने क्लास में भी बताया है आप सबको, तो आप इस तकनीक के जरिए इस मतलब उस जैसे बताया गया वैसे आप निबंध को लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं जरा, अब है मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखना है ना, 1/3 शब्दों में सार लिखना है, 1/3 शब्दों में सार और एक उपयुक्त शीर्षक। देखिए क्या लिखा जा रहा है। समन्वय का अर्थ यह है कि हम मनुष्य की मूल एकता को स्वीकार करें और उस विशाल मानवता वाली दृष्टि को अपनाएं जो समग्र मनुष्य जाति को सामूहिक रूप से नाना प्रकार की कुशिक्षा, कुसंस्कार और अभावों के बंधन से मुक्त करके, रुक जाइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए 1/3 शब्दों में इसका सार लिखना है और उपयुक्त शीर्षक अंडरलाइन करेंगे। समन्वय के बारे में बात कही जा रही है। समन्वय का अर्थ यह है कि मनुष्य की मूल एकता को स्वीकार करें, मनुष्य की मूल एकता को स्वीकार करें और उस विशाल मानवता वाली दृष्टि को अपनाएं। कौन सी दृष्टि को? विशाल मानवता वाली दृष्टि, जो
समग्र मनुष्य जाति को सामूहिक रूप से, जो समस्त मनुष्य जाति को सामूहिक रूप से नाना प्रकार की कुशिक्षा, कुसंस्कार और अभावों के बंधन से मुक्त करके उसे जीवन की उच्चतर चरितार्थता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। एक बार इस लक्ष्य को स्वीकार करने के बाद बहुत से आचरणों और विश्वासों के मूल बदलते दिखाई देंगे और धर्म के नाम पर चलने वाली अनेक रूढ़ियां निरर्थक और भार मालूम होगी। समन्वय पर मतलब बहुत से आचरण और विश्वास बदल जाएंगे, रूढ़ियां निरर्थक हो जाएंगी। ठीक है ना? यदि कहा जा रहा है कि समन्वय अगर होगा तो वैश्विक मानवता सुधर जाएगी। ठीक है ना? और फिर क्या है, समन्वय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी धर्माचार के प्रति अनादर या असहनशीलता का भाव नहीं रखेगा। उसके मन में सबके प्रति आदर या सहनशीलता का भाव रहेगा। क्यों उसी को रिपीट किया है? क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य मूलतः एक है और उसके भीतर दीर्घ काल के जो संस्कार जमे हुए हैं वह कारण नहीं है। वह निरर्थक आचारों और रूढ़ी परंपराओं के प्रति असहनशील भी नहीं होगा। वस्तुतः इस प्रकार की सहनशीलता और आदर बुद्धि आज के युग के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। आज के युग के लिए आवश्यक। यदि मनुष्य ने इस प्रकार की मानवीय बुद्धि की उपेक्षा की तो घोर यथार्थ की उपेक्षा होगा। मानवीय बुद्धि की उपेक्षा तो घोर यथार्थ की उपेक्षा, और उसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि मनुष्य यथार्थ को सामूहिक रूप से अनुभव करता जा रहा है। मनुष्य यथार्थ को सामूहिक रूप से अनुभव करता जा रहा है। इसे पूर्ण रूप से अनुभव करने से ही उसका कल्याण होगा। पूर्ण अनुभव करने से कल्याण होगा। तो हमने आप लोग कहा है कि क्या करना चाहिए, जो अंडरलाइन किया गया है बस उसी को लिख देना चाहिए, संक्षेप कर देना चाहिए, संक्षेपण में भाषा बदलकर लिख देना चाहिए। लेकिन शीर्षक क्या है, किस पे बात हो रही है? मानवता पे बात हो रही है, समन्वय पे, कि मानवता का आधार क्या है? समन्वय। पूरी बात समन्वय पे घूम कर आ रही है कि समन्वय होगा तो मानवता का अर्थ है मनुष्य की एकता, यानी कि मानवता, विशाल मानवता। देख रहे ना, जीवन की उच्चतर चरितार्थता हर जगह कहा गया। मनुष्य मूलतः एक है। तो अगर हम लोग देखें तो इस पर एक शीर्षक बन सकता है कि मानवता का आधार समन्वय। हम लोग एक शीर्षक बना सकते हैं। आगे मैं बना देता हूं, मानवता का आधार। चलिए मैं आगे ही बना देता हूं, लिख देता हूं मैं। और दूसरा शीर्षक बनाने का नियम क्या है कि हमने कहा कि 3 शीर्षक हम लोग बना सकते हैं और जो अच्छा लगे। तो अगर हम लोग देखें तो एक शीर्षक बनता है इसका, मानवता का आधार समन्वय। दूसरा शीर्षक हम लोग बना सकते हैं, मानवीय जीवन में समन्वय। ऐसा हम लोग बना सकते हैं, मानवीय जीवन में समन्वय। और इसको 1/3 शब्दों में करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 मान के चले आप तो 18 180 100 150 शब्दों का, लगभग 160 शब्दों का है। यानी कि हम लोग को 50 से 60 शब्दों में इसका हम लोग को कर देना है। संक्षेपण कितना में कर देना है? संक्षेपण 50 से 60 शब्दों में। 1/3 करने के लिए 50 से 60, 6 18, 180 शब्द है तो 60 शब्दों में हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। इसका हम लोग शीर्षक दे सकते हैं, क। एक बार देख लो, मैं क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी है। रुक जाइए इसमें।
एक तो जो है एक तो जो है वो है कि आपका, एक मिनट में जरा, हाँ, एक तो है कि इसका क है, इसका शीर्षक और, तो शीर्षक दे दिया हमने, शीर्षक लिख देंगे मानवीय जीवन में समन्वय। मानवीय जीवन में समन्वय शीर्षक हम इसका दे सकते हैं, या तो ये भी चल जाएगा, या तो हमने लिखा, मैं दोनों दे रहा हूं, आपको जो एक लिखिएगा, है ना, अथवा करके कोई एक लिख दीजिएगा आप। मानवता का आधार समन्वय, एक तिहाई शब्दों में लिखना है आपको, तो यहां कर देंगे ख, संक्षेपण। संक्षेपण, हमने आपको संक्षेपण के टिप्स दिए हैं कि संक्षेपण में जितनी खास खास बातें आपने अंडरलाइन की है, उन्हीं को लेकर एक आप संक्षेपण बना सकते हैं। तो जो जो अंडरलाइन हमने किया है इसमें, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, समन्वय का अर्थ यह है कि मनुष्य, तो समन्वय का मूल अर्थ क्या है? संपूर्ण मानव जाति की एकता। समन्वय का मूल अर्थ संपूर्ण मानव जाति में एकता है, यह हमने अंडरलाइन किया है। संपूर्ण मानव जाति में, संपूर्ण मानव जाति की एकता को स्वीकार करना है। संपूर्ण मानव जाति का मूल अर्थ संपूर्ण मानव जाति में एकता, संपूर्ण मानव जाति में एकता को स्वीकार करना है या स्वीकारना है ना। यह विशाल मानवीय दृष्टिकोण व्यक्ति को सभी तरह की संकीर्णता से मुक्त कर जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। यह विशाल मानवीय दृष्टिकोण मनुष्य को सभी तरह की संकीर्णता और कुसंस्कारों से मुक्त कर क्या करता है? कुसंस्कारों से मुक्त कर क्या करता है? जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। अंडरलाइन हमने किया, उसी को हम लोग कर रहे हैं। जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। समन्वयवादी दृष्टि की बात कही जा रही है कि समन्वयवादी दृष्टि अपनाने से धार्मिक असहिष्णुता समाप्त होती है। समन्वयवादी दृष्टि अपनाने से सभी प्रकार की सभी प्रकार की धार्मिक सभी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता समाप्त होती है।
सभी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता समाप्त होती है और सभी के प्रति आदर का भाव, ये भी जोड़ सकते हैं, और सभी के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। और सभी के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। आदर का भाव जागृत होता है। ठीक है ना, सभी के प्रति आदर का भाव जागृत होता है। आगे कह रहा है कि आज के युग में विनाश से बचने और सामूहिक कल्याण के लिए इस मानवीय बुद्धि और सहनशीलता को अपनाना अनिवार्य है। आज के युग में, इसको हम लोग आगे कर देते हैं, चाहे इस तरफ कर लेते हैं हम लोग। आज के युग में आज के युग में विनाश से बचने और सामूहिक कल्याण के लिए इस मानवीय बुद्धि और सहनशीलता इस मानवीय बुद्धि और सहनशीलता को अपनाना अनिवार्य है। को अपनाना अनिवार्य है। बस हो गया ये। काउंट कर लेंगे, शब्दों को काउंट कर लेंगे हम लोग, सब काउंट कर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, काट छाट करेंगे तो हो जाएगा। यहां हम लोग लिख देंगे, यहां ब्रैकेट में शब्द सीमा लगभग 70, ऐसे कर देंगे। ऐसे कर देंगे इसको, शब्द सीमा 70 लगभग, और ऐसे कर देंगे। ये भी इसका जरूरी तत्व है कि आप शब्द सीमा भी बताइए कि आपका संक्षिप्त शब्द सीमा क्या है, ये भी देना चाहिए नीचे में। तो शब्द सीमा इस ढंग से बताओ, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मुहावरे और लोकोक्तियां, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या मुहावरे और लोकोक्तियां। पहला दिया गया है आकाश पताल एक करना। आकाश पताल एक करना, तो अर्थ यानी कि आकाश पताल एक करने का मतलब है कि सारी मेहनत लगा देना, सारी ऊर्जा लगा देना, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना,
और वाक्य इसका बना देंगे, वाक्य प्रयोग ऐसे कर देंगे। मोहन ने अपनी नौकरी के लिए, मोहन ने अपनी नौकरी के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। तो ऐसे चलना होता है इस ढंग से, ऐसे आपको लिखना होता है ना। तो इस ढंग से। नंबर 2, गंगा नहाना, है ना, गंगा नहाना। अगला दे रखा है गंगा नहाना, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति। वैसे ही चलेंगे हम लोग। अर्थ, अर्थ इसका है, अर्थ बता दिया, सॉरी यही अर्थ बता दिया। इसका वाक्य प्रयोग अब कर देंगे कि राम प्रसाद जी ने अपनी बेटियों की शादी करके, अपनी बेटियों की शादी करके मानो गंगा नहा लिया हो। ने अपनी बेटियों की शादी करके मानो गंगा नहा लिया हो। तो इस ढंग से आपको लिखना था, ठीक है ना। अगला है, आप अगला गंगा नहाने के अलावा है शैतान की आंत। शैतान की आंत। नंबर 3, शैतान की आंत, यानी कि कोई जटिल, जटिल या लंबा कार्य, जटिल या लंबा कार्य, है ना, कोई लंबे, कोई मुश्किल काम के लिए कहते हैं कि शैतान की आंत है। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी परीक्षा पास करना शैतान की आंत जैसा है ना। या यूपीएससी परीक्षा की तैयारी, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शैतान की आंत की तरह है, जो कभी खत्म भी नहीं होती, है ना। यह समान अध्ययन की तैयारी। ऐसे ही अगला पूछा है कि सांप छछूंदर की गति होना, यानी कि असमंजस में पड़ना। सांप छछूंदर, सांप छछूंदर की गति, यानी कि असमंजस में पड़ना। असमंजस, असमन, यानी कि असमंजस में पड़ना। सांप छछूंदर की गति, है ना। असमंजस यानी कि उलझन में पड़ना। तो कोई वाक्य हम लोग बना देंगे ऐसा असमंजस, जैसे कि अब आ, ये मामला, यह मामला मेरे बड़े भाई साहब का है, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता और मेरी स्थिति सांप छछूंदर की हो गई है। इस संग से बोला, कहा जाता है। नंबर 5 है ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या दर्द, है ना। ओखली में सिर दिया तो मूसल क्या दर्द। तो ये भी हम लोग जानते हैं, ओखली में सिर दिया, सर दिया तो मूसल का क्या डर।
मूसल का क्या डर, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि कठिन कार्य लिया तो फिर घबराना क्या? कठिन कार्य हाथ में लिया, हाथ में लिया तो घबराना क्या? तो घबराना क्या, है ना? कि जब यूपीएससी या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर ही दिया है तो फिर घबराना क्या है? या जब ओखल में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करके आपने ओखल में सर दे दिया है तो अब मूसर से क्या डरना, है ना? यानी कि अब कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, उससे क्या घबराना है? ठीक है। या जब तुम सामाजिक जब तुम सामाजिक नियमों का विरोध कर रहे हो तो खतरा तो आएगा ही। जब ओखल में सर दे दिया है तो फिर मूसर से क्या डरना? तो इस ढंग से हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा है पर्यायवाची शब्द लिखना है। प्रश्न संख्या, अगला जो प्रश्न है उसमें दिए रखा है कि पर्यायवाची शब्दों को लिखना है आपको, ठीक है ना? तो जरा देख लीजिए इसको भी, इसे दे रखा है, इसमें पर्यायवाची शब्द दे रखा है, पर्यायवाची शब्द दे रखा है भ्रमर, है ना? क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। पर्यायवाची लिखना है भ्रमर। भ्रमर का एक होता है कली, है ना? भ्रमर का एक होता है कली भी कहते हैं, अली कहते हैं, और एक कहते हैं मधुकर। अली, लड़काई का लड़काई का प्रेम कहो अली कैसे छूटे, सूरदास ने लिखा है। अली, 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 लड़काई का प्रेम कहो अली कैसे छूटे। तो अली या मधुकर, अली भी कहते हैं, मधुकर भी कहते हैं। दूसरा है दरिद्र, दरिद्र, दरिद्र। एक तो हो गया निर्धन, दरिद्र का, और दूसरा रंग, रंग और राजा। तीसरा है आपका भाग्य, भाग को कहते हैं प्रारब्ध, प्रारब्ध कहते हैं। दूसरा इसको नियति भी कहते हैं, भाग्य को डेस्टिनी, नियति, है ना? भाग्य या नंबर 4 शब्द दिया है अगला भागवत धरती। तो इसको धरती के लिए शब्द होता है वसुधा, वसुधा, धरती या वसुधा, पृथ्वी, वसुंधरा भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं। नंबर 5 शब्द दिया है घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा कहते हैं अश्व, और एक शब्द उसके लिए प्रयोग होता है तुरंग। अगर आपने प्रयोग किया हो या थोड़ा सा देखा हो तो आप इसमें कर सकते हैं। नंबर 6 दिया गया है यश, यश, यश यानी कीर्ति, यश यानी कीर्ति और ख्याति, ठीक है ना? इसके अलावा दिया गया है प्रतिकूल, प्रतिकूल कहते हैं विरोध को, है ना? प्रतिकूल यानी कि अनुकूल, और उसी का प्रतिकूल यानी कि विपरीत, विपरीत और विरुद्ध। तो इस ढंग से ये और भी शब्द है नहीं, इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है ना? बस इतना ही है प्रतिकूल। अब लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 5।
विलोम लिखिए। अब लिखना है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, क्या लिखना है? विलोम। तो पहला शब्द है अतिथि। अतिथि का विलोम होता है अतिथे। अतिथे, इसको अतिथि को अतिथे कहते हैं। दूसरा शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक यानी कि नेचुरल, और नेचुरल को नैसर्गिक, नेचुरल को कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। नैसर्गिक, कृत्रिम। इसके बाद शब्द दिया गया है परुष। परुष यानी कठोर। परुष यानी कठोर, इसका विलोम होगा कोमल। अगला शब्द दिया है बसंत। बसंत का, बसंत हरा भरा, बसंत का पतझड़। बसंत का पतझड़। अगला शब्द दिया है शोषक। शोषित। शोषक का शोषित। इसी ढंग से अगला शब्द दिया है वक्र। वक्र मतलब गोल, टेढ़ा। वक्र, वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा। और इसका उल्टा होता है रिजु। रिजु, रिजु का मतलब होता है सीधा। रिजु, सीधा। रिजु, है ना, रिजु कहते हैं, सीधा। और एक है अस्तुत्य। अस्तुत्य, अस्तुत अस्तुत्य। अस्तुत्य मैंने प्रशंसनीय, इसका निंदनीय। निंदनीय। अस्तुत्य जो प्रशंसनीय हो, इसका उल्टा निंदनीय। निंदनीय या निंदनीय या निंदनीय। हाँ ठीक है, निंदनीय। अस्तुत्य यानी कि निंदनीय। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अब क्या है? अब देखिए, ये हो गया नैसे बदल। विशेषण की परिभाषा दीजिए। ठीक है ना। विशेषण की परिभाषा देना है। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और उसके जो 4 प्रकार है वो बता देंगे हम लोग, है ना। इसमें हम लोग दे देंगे विशेषण की क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 6। तो ये व्याकरण से है। विशेषण थोड़ा वाक्य में लिख देंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, और इसके भेद बता देंगे। भेद कितने हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाण, परिमाणवाचक, है ना। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और सार्वनिक विशेषण। सार्व सार्वनिक, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, है ना।
तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, उसका अर्थ बता देंगे। इसी ढंग से कारक, कारक किसको कहते हैं? अगर ये दिया जाए कारक, तो आप जानते हैं कारक जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से, वाक्य का दूसरे शब्दों से, दूसरे शब्द क्रियापद, खासकर क्रियापद से संबंध बताए, उसको कारक कहते हैं, उसको कारक कहते हैं। कारक के भेद कितने हैं? कारक के भेद 8 हैं, हम सब जानते हैं। कारक के भेद 8, आसान सा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, को के लिए आपादान से संबंध का के की और अधिकरण और फिर अधिकरण और फिर संबोधन, तो ये लिख देंगे। और इधर कारक की विभक्ति लिख देंगे, विभक्ति या प्रसर्ग जिसको कहते हैं वो लिख देंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, वैसे वैसे ये सारा लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद संधि विच्छेद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद का। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है संधि विच्छेद। जरा देखिए 7, उसके बाद 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7, पवन, संधि विच्छेद दिया है पवन। पो जड़ अन आयादी, पो योग अन, कौन सा संधि विच्छेद, कौन सा है? आयादी। पो, है ना, आयादी, आयादी स्वर संधि। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उसमें आयादी स्वर संधि, ठीक है ना। दूसरा इसमें दे रखा है न्यून, दूसरा दे रखा है न्यून, तो नी योग उन, है ना, नी उन, यानी कि यण स्वर संधि। अब ये तो आप सबको बताया ही 5 स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 रूप हैं, आप सब मालूम ही है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, ठीक है। तो अब उसके सारे नियम तो मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने शायद इसको पढ़ा ही होगा और ध्यान में होगा। इसके बाद अगला दे रखा है उद्धार, यानी कि उत जोड़ हार, व्यंजन संधि। उद्धार, उत योग हार, व्यंजन संधि है। नंबर 4 दे रखा है सुसुप्ति, 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 इसमें सूल उपसर्ग लगा हुआ है, सुसुप्ति, है ना। तो सुयोग सुप्ति, ये भी व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि है। अगर सु के बाद उ आता है, सौ के सु उ, सौ के पहले कोई भी अगर अ आ को छोड़कर कोई भी अगर स्वर रहे तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है ना। इसके अलावा है यशोधन,
यशोधन, यश विसर्ग संधि है, धन यशोधन, तो विसर्ग संधि है। अच्छा, इसके अलावा दे रखा है कौन सा विसर्ग? अच्छा, इसके अलावा नमस्ते, नमस्ते है, ये भी विसर्ग संधि है। नमः जोड़ते, नमः जोड़ते नमस्ते, विसर्ग संधि। बहुत कॉमन सा है, बार बार पूछा जाता है भाई, घूम घूम कर, है ना, बार बार ये पूछा जाता है, इसीलिए कोई नया इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि क्रिया की परिभाषा दीजिए। क्रिया क्या है? क्रिया की परिभाषा तो उसके भेद, है ना। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, क्रिया जिसे कि कार्य के होने का बोध हो। वाक्य में क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध, है ना, कार्य के होने अथवा करने का बोध, हम जानते हैं कोई आसान ही है, उसको क्रिया कहते हैं। अब इसमें क्रिया का भेद बता देना है। क्रिया के भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और आक्रमक, ठीक है ना। इसी ढंग से संरचना के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो ऐसे आपको बता देना है इसमें। और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि वाक्य शुद्धि दे रखा है ना। प्रश्न संख्या 9, मैं ही बता देता हूं आपको देख के। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 9, वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। देखिए क्या अशुद्धियां हैं, सरल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वे परस्पर एक दूसरे से, परस्पर और एक दूसरे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो वे एक दूसरे से लड़ते हैं वे, या वे परस्पर लड़ते हैं। 3 शहर का नाम बताइए, 3 शहरों का नाम बताइए। 3 शहरों का होगा, तीन शहरों के नाम बताइए। तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, नहीं, दर्शन तुम्हारा नहीं, आपके दर्शन दुर्लभ है, ठीक है ना, क्योंकि दर्शन दुर्लभ है, दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहा है तो आदर के साथ। मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है ना, मैंने भोजन कर लिया है। मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं, नहीं, मुझे किसी के ऊपर नहीं, मैंने भोजन, मैंने होगा गड़बड़ यहां है। मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं, मुझे किसी पर विश्वास नहीं, किसी पर। वह दंड देने योग्य है, वह दंडनीय है, वह दंडनीय है, या वह दंड के योग्य है। बहुत से कॉलेज के विद्यार्थी जमा हुए, कॉलेज के बहुत से विद्यार्थी जमा हुए, है ना, यहां गड़बड़ है। मैं तेरे को नहीं, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। यह मेरी पैतृक, ये गलत है, पैतृक, यह मेरी पैतृक संपत्ति है। सभी सदस्य अपनी राय दें, नहीं, क्या होगा, सभी सदस्य अपनी अपनी राय दें, अपनी नहीं, अपनी अपनी राय। तो सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर करें तो ये तो, अभी तो मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए,
लेकिन जल्दी जल्दी आप अगर करें तो ये 1 घंटे 1.5 घंटे का है। 3 घंटे का तो दे रखा है, लेकिन 1-1.5 घंटे का है, ज्यादा मुश्किल नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको एक आइडिया लगा होगा। आसान प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है और क्वालिफाइंग भी है, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी के जरिए, इसी समान हिंदी के जरिए अपनी भाषा को ठीक करना भी एक चुनौती है। आप कोई गलती करेंगे तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। तो चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि और गुड बाय। थैंक यू।